नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज की कंपनी इंडियन रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है और जैसा आप जानते ही हैं कि इंडियन रेल का जो नेटवर्क है वो विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और इस रेलवे नेटवर्क में या इंडियन रेलवेज़ में बहुत सारे डिवीज़न्स हैं जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड काम करते हैं और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो भी अलग अलग अपने क्षेत्र में माहिर कंपनियां होती हैं। तो इस तरह की एक कंपनी है राइट्स और ये कंपनी शुरू में रेलवे को कंसल्टेंसी देने के लिए, फिजिबिलिटी स्टडी तैयार करने के लिए और कंसेप्चुलाइजेशन से कमीशनिंग तक का रेलवे से रिलेटेड काम करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब ये रेलवे के लिए ही नहीं बल्कि भारत और विदेशों में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में अपने सेवाएं दे रही हैं। कंपनी का नाम है राइट्स, RITES। तो जानते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है और कंपनी निवेश लायक है या नहीं है। पहले इसका इतिहास थोड़ा सा जान लेते हैं। 1974 में इस कंपनी की स्थापना हुई और उस समय इस कंपनी का नाम रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था और ये 2000 में इस कंपनी का नाम बदलकर ये जो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड था इसको राइट्स RITES यानी शॉर्ट फॉर्म में बदल दिया गया। 2006 में इसको मिनी रत्ना स्टेटस दे दिया गया और इस मिनी रत्ना स्टेटस से फ़ायदा ये हुआ कि इनके जो बोर्ड है यानी राइट्स का जो बोर्ड है इसको काफ़ी ऑटोनॉमी मिली। इसमें से एक ऑटोनॉमी इस बारे में थी कि ये अपने विस्तार के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन से ये खुद कर सकते थे। 2007 में इन्हें शेड्यूल A पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा मिला और इसमें भी बोर्ड को कुछ ऑटोनॉमी या सरकार के कंट्रोल से थोड़ी सी और मुक्ति मिल जाती है। बोर्ड जो है अपने निर्णय लेने पर काफ़ी स्वतंत्र होता है। 2008 में इस कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया गया। 2018 में इसका IPO आया। IPO जो प्राइस थी वो 185 थी और इसमें जो एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में लोग थे और जो रिटेल कैटेगरी में लोग थे उनको 6 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। रिटेल कैटेगरी में लगभग 14 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ और उसके बाद इस कंपनी ने निवेशकों को भर भर के बम्पर रिटर्न दिया है। तो जानते हैं कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। तो देखिए ये जो कंपनी है बेसिकली डिज़ाइन इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में है। तो जानते हैं ये डिज़ाइन इंजीनियरिंग कंसल्टिंग सर्विसेज क्या होती है। तो देखिए जब एक सर्विस होती है EPC और जो दूसरी सर्विस होती है वो डिज़ाइन इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो जो EPC होता है उसमें तो क्या होता है कि एक आप समझ लीजिए आपको एक मकान बनाना है तो आपने ज़मीन खरीद रखी है और आपने ये तय कर रखा है मुझे मकान बनाना ही बनाना है, मुझे किराए पर नहीं रहना। आप ज़मीन आपके पास है, आपने अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो ठेकेदार को दी, ठेकेदार ने आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नक्शा बनाया, नक्शा बना के माल मटेरियल लाके उस पर मकान खड़ा किया और जब मकान पूरा हो गया तो उसने आपको चाबी पकड़ा दी। ये हुई EPC। अब ये जो डिज़ाइन इंजीनियरिंग और कंसल्टिंग सर्विसेज है इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये डिसाइड होता है कि हमें काम आखिर करना क्या है। मतलब मैं कंसेप्ट पहले लाता हूँ, मैं ये पता करता हूँ बाकी मुझे मकान बनाना भी है कि नहीं बनाना। और ये जो कंसल्टिंग फर्म है यानी कि जो ठेकेदार है यही डिसाइड करता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि कंसल्टिंग जो ठेकेदार है वो जो पुराना उदाहरण हमने लिया उसमें जो ठेकेदार है वही आपके लिए कितना बड़ा मकान बनाना है, कहाँ मकान बनाना है, बनाना भी है या नहीं बनाना, या आपके लिए ये मकान में किराए पर रहना उचित रहेगा। अगर आपको मकान बनाना है तो किस जगह बनाना है वो ज़मीन वो देखेगा। तो देखने के बाद वो तय करेगा कि इस पर कितना बड़ा मकान बनना है और उसी हिसाब से वो उस मकान में डिज़ाइन तैयार करेगा। डिज़ाइन के बाद उसको कंस्ट्रक्ट करेगा, कंस्ट्रक्ट करने के बाद कमीशन करेगा, कमीशन करने के बाद वो आपको हैंडओवर कर देगा और उसके बाद की जो मेंटेनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो भी करेगा। तो EPC पहला उदाहरण जो था वो EPC का था और जो दूसरा उदाहरण था वो काम है जो राइट्स करती है, यानी कंसेप्ट से लेके किसी प्रोजेक्ट के कंसेप्ट से लेके कमीशनिंग तक के सारे काम ये करती है। तो फिजिबिलिटी स्टडी करती है, यानी कि क्या
ये टेक्निकली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली ये प्रोजेक्ट उचित रहेगा। फिर साइट सिलेक्शन करती है, उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाती है, उसके बाद डिटेल डिज़ाइन तैयार करती है किस तरीका ये एग्जैक्टली बनेगा। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी देती है, यानी कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, और ठेकेदारों का सिलेक्शन, उसके बाद किस तरीके से ठेकेदारों से बिड मंगवाई जाएगी उसके बारे में, और इस तरह के बहुत सारे काम, मतलब एंड तक हैंड होल्डिंग ये कंपनी करती है। तो ये क्या रेलवे के लिए ही काम करती है? देखिए, शुरुआत जो इन्होंने की वो केवल रेलवे के प्रोजेक्ट से ही की, लेकिन अब जो ये हैं ये रेलवेज़ में, अर्बन ट्रांसपोर्ट में, जैसे कि जो लोकल ट्रेन्स होती है, मेट्रोज़ होती हैं, उस तरह के प्रोजेक्ट्स में, रोड्स में, हाईवेज़ में, पोर्ट्स में, इनलैंड वाटरवेज़ में और रोपवेज़, तो इन सारे सेक्टर्स में ये जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो इनका काम है वो है ईपीसी प्रोजेक्ट्स। ईपीसी जैसे मैंने बताया, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। तो ये जो प्रोजेक्ट ये लेते हैं या ये जो काम ये करते हैं, ये केवल ये इंडियन रेलवेज़ के लिए करते हैं। तो फॉर एक उदाहरण के लिए कि रेलवे लाइन का एनहेंसमेंट करना है, डबल ट्रैक बिछाना है, 3 ट्रैक बिछाना है, सिग्नलिंग है, या उसका इलेक्ट्रिफिकेशन है, या मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवे वर्कशॉप है, तो ये सारे काम ये इंडियन रेलवेज़ के लिए करते हैं और कॉस्ट प्लस बेसिस पे करते हैं। अब कॉस्ट प्लस बेसिस क्या हुआ? कॉस्ट प्लस बेसिस का मतलब ये हुआ, भाई जो मेरी कॉस्ट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, उसके ऊपर मेरा एक सर्टेन मार्जिन है, मान लीजिए 12%, तो जो भी कॉस्ट आपके काम में आई उस पर मैं 12% ऐड करके आपको बिलिंग कर दूंगा और आपको उस हिसाब से मुझे पेमेंट करना है। तीसरा जो इनका काम है वो इंडियन रेलवेज़ की प्रोडक्शन यूनिट से ये इंजन या जो कोचेज़ होते हैं उनको प्रोक्योर करते हैं, खुद नहीं बनाते हैं, उनको प्रोक्योर करते हैं और उसके बाद ये लीज़ पर देते हैं, चाहे इंडियन कंपनीज़ को या बाहर की कंपनीज़ को लीज़ पर देते हैं, यानी वैगन लीज़ पर देते हैं। इसके साथ ही साथ ये लोकोमोटिव्स जो हैं, यानी कि इंजन और कोचेज़ को बाहर के देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं, और इसके साथ साथ ही वो जो बाहर के देश है जहाँ पर ये सब चीज़ें, जिसको रोलिंग स्टॉक बोलते हैं, ये जब एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे लाइन से, ट्रैक से रिलेटेड कंसल्टेंसी, वहाँ पे यार्ड मैनेजमेंट से रिलेटेड काम और इस तरह के काफ़ी सारे काम में ये इन्वॉल्व रहते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं। फिर जो सामने वाली कंपनी है जिसको इन्होंने एक्सपोर्ट किया ये रोलिंग स्टॉक, तो उनको अगर कोई स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो वो स्पेयर पार्ट्स का इंतज़ाम कर भी ये इंडियन रेलवेज़ की जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वहाँ से लेके ये एक्सपोर्ट जहाँ इन्होंने किया है वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो बेसिकली इनके 5 सेगमेंट हो गए। एक कंसल्टेंसी से रिलेटेड कोर सेगमेंट हो गया, फिर लीजिंग ऑफ लोकोमोटिव सेकंड सेगमेंट हो गया, फिर एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक लोकोमोटिव और कोचेस का ये तीसरा इनका सेगमेंट हो गया, फिर ये ईपीसी या टर्न की प्रोजेक्ट्स लेते हैं वो इनका चौथा सेगमेंट हो गया, और जो 5वां सेगमेंट है वो अदर है, जिसमें ये जो रिन्यूएबल एनर्जी पावर, इस तरह के पावर को प्रोक्योर करते हैं इंडियन रेलवेज़ के लिए और छोटे मोटे अन्य काम करते हैं। तो अगर रेवेन्यू की मैं बात करूं तो इनका मेजर रेवेन्यू कंसल्टेंसी से आता है 51%। उसके बाद इनका जो रेवेन्यू आता है वो टर्न की और ईपीसी प्रोजेक्ट से आता है, वो लगभग 35% है। इसके बाद लीजिंग ऑफ लोकोमोटिव से ये 7% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और एक्सपोर्ट से लगभग 1% इनका, यानी एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक से इनका लगभग 1% रेवेन्यू आता है। और अदर इनकम जो है जिसमें पावर से रिलेटेड जो पावर प्रोक्योर ये इंडियन रेलवेज़ के लिए डिफरेंट सोर्सेज से करते हैं, स्पेशली रिन्यूएबल पावर, तो उससे इनका 6% के आसपास रेवेन्यू आता है। इस कंपनी की एक ख़ास बात यह है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनको नॉमिनेशन के बेसिस पे मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को जब भी कोई काम करवाना होता है, ऐसा काम जिसमें इनकी एक्सपर्टाइज है, तो वहाँ पर ये इस कंपनी को डायरेक्टली वो ऑर्डर दे सकते हैं काम करने का। उसमें इनको टेंडर इनवाइट करने की या उन मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स को टेंडर इनवाइट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इनकी ऑर्डर बुक की मैं बात करूं तो 30 जून 2025 को इनकी जो ऑर्डर बुक थी वो 8790 करोड़ 8,790 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, और इनकी अभी पिछले कुछ सालों की जो सेल है वो लगभग 2200 करोड़ रुपए की सेल है
पर ईयर। तो ये 8790 करोड़ का जो इनकी ऑर्डर बुक है, ये लगभग 4 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी यानी 4 साल की इनकी सेल के बराबर है। और इसमें से जो 33% इनका ऑर्डर है वो कंसल्टेंसी से रिलेटेड है। ईपीसी से रिलेटेड ऑर्डर जो है वो 48% है। एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक से रिलेटेड इनके जो ऑर्डर हैं वो 16% है। और लीजिंग से रिलेटेड इनके ऑर्डर 1% है। ओपन कंपटीशन से, यानी कि जैसे मैंने बताया आपको कि 2 तरीके बिडिंग हो सकती है या 2 तरीके के ऑर्डर्स इनको मिलते हैं। या तो ये बिडिंग करते हैं यानी टेंडर डालते हैं, वहाँ से इनको ऑर्डर मिले, वहाँ पे इनको लोएस्ट बिड रखनी पड़ेगी, मतलब इनको टेक्निकली भी क्वालिफाई होना पड़ेगा। उसके अलावा ये फाइनेंशियली भी इनको L1 या लोएस्ट बिडर होना पड़ेगा, तभी इनको ऑर्डर मिलेंगे। और दूसरा जो मैंने बताया नॉमिनेशन से रिलेटेड, तो नॉमिनेटेड वाले जो इनके ऑर्डर्स हैं वो 47% है। और ओपन कॉम्पिटिशन से जो बिडिंग करके ये लेते हैं वो 53% है। Q1 FY26 यानी कि अप्रैल मई जून 2025 में जो इनकी ऑर्डर बुक थी उसमें 451 करोड़ के ऑर्डर इन्होंने ऐड किए हैं। अब इस कंपनी की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए मिनी रत्ना कंपनी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें तो ये होती है कि मिनी रत्ना स्टेटस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आसानी से नहीं देती है। तो कॉम्पिटेंट जब तक मैनेजमेंट नहीं होगा और जब तक स्ट्रॉन्ग कंपनी फाइनेंशियली नहीं होगी तब तक ये स्टेटस मिलना मुश्किल होता है। दूसरी इनकी स्ट्रेंथ ये कि ट्रांसपोर्टेशन कंसल्टेंसी में इनको महारत हासिल है और इनके जो इन हाउस जो इन्होंने डेवलप किए हैं अपनी स्किल्स और इंजीनियर्स की स्किल्स, तो उसका कोई सानी नहीं है। तीसरा जो चीज़ है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 4 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी है, डेट जो है इनके ऊपर 0 है। और अंत में इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है। उसका कारण ये है कि जो इंडियन रेलवेज़ है उसकी ये कंपनी है और इंडियन रेलवेज़ की प्रेफरेंस ये रहती है कि जहाँ तक कोशिश हो सके वो जो काम करवाए वो अपनी इंटरनल या अपनी सिस्टर कंसर्न से ही करवाए। इस कंपनी की वीकनेस की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी वीकनेस इस कंपनी की ये है कि ये अभी भी गवर्नमेंट के और इंडियन रेलवेज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और एज शेयर होल्डर इस तरह की कंपनी से ये उम्मीद की जाती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली या स्ट्रॉन्ग टेक्निकली एक्सपर्टाइज वाली कंपनी है, तो इस तरह की कंपनी से ये शेयर होल्डर उम्मीद करता है कि ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाकर या प्राइवेट सेक्टर से ओपन टेंडर्स में फ़ाइट करे और वहाँ से अपनी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाए। लेकिन अभी भी इनके ऑर्डर बुक में 47% नॉमिनेटेड ऑर्डर्स हैं और ज़्यादातर इनके जो ऑर्डर बुक में ऑर्डर्स हैं वो गवर्नमेंट सपोर्टेड ऑर्डर्स हैं। इसके बाद ये जो फॉरेक्स जो ये रिसीव करते हैं उसको अनहेज छोड़ते हैं, तो बहुत बार ऐसे होता है कि इस अनहेज जो इनके रिसीवेबल्स हैं उनके कारण इनके मार्जिन हिट होते हैं। मार्केट कैप की बात करूं तो 12,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। ROE 15% है, बहुत ही अच्छा ROE है, स्पेशली ये देखते हुए कि इनके ऊपर डेट जो है वो नील है। पी जो है हालांकि ये 31 का है। 3 ईयर्स की सेल ये गिरी है 6%, 3 साल का प्रॉफिट गिरा है 9% से। गवर्नमेंट के पास जो इसका प्रमोटर है 72% है, FII के पास 3.5% है, DII के पास 8.5% है और पब्लिक के पास 16% है। तो ऑल इन ऑल मैं बात करूं तो देखिए ये जो है कंपनी, इसने जब से ये लिस्ट हुई है तो एक तो भर के ये डिविडेंड देती है, 94% अपनी अर्निंग्स का डिविडेंड पे आउट के रूप में दे देती है। दूसरी बात ये कि इन्होंने 2019 में और 2024 में बहुत अच्छा रेशियो में बोनस भी दिया है और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड और बोनस से माला माल कर दिया है। अभी तक 2008 से 2025 तक ये शेयर एक मल्टीबैगर साबित हुआ है। तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं, तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, यानी कि अगर आपको कंपनी की ग्रोथ से बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, तो आपके लिए ये शेयर एक देखने लायक शेयर हो सकता है। आप इस बारे में एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य पूछें, क्योंकि इस तरह की जो कंपनीज़ हैं इनसे आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन इनके बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में गिरावट भी नहीं आएगी क्योंकि गवर्नमेंट और इंडियन रेलवे इनके पीछे है। और चूंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं होते, इसलिए इनको पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए ज़्यादातर ये
अपना जो अर्निंग्स हैं उसको डिविडेंड और बोनस के रूप में बांट देते हैं। तो इस तरह के शेयर्स जो कंजर्वेटिव शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। शेयर में खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।